हेलो स्टूडेंट्स, इतिहास की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता एवं भारतीय रियासतें 1858 ईस्वी भाग 2 के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता एवं भारतीय रियासतें के भाग 1 के बारे में हमने जानकारी ली थी। उसके तहत हमने सर्वोच्च सत्ता का अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि यहाँ हमारे अध्ययन बिंदु में सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश सम्राट को कहा गया है। भारतीय रियासतों से संबंधित संपूर्ण शक्ति, निर्णय लेने की सारी शक्ति, उनके शासक को हटाने की, गद्दी पर बिठाने की अनुमति, उपाधियाँ देने की सैनिक शक्ति, सारी शक्ति ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत निहित थी। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अधीनस्थ संघ की नीति का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। अधीनस्थ संघ की नीति के तहत ही हम आज नरेंद्र मंडल के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे कि नरेंद्र मंडल क्या था। नरेंद्र मंडल राजाओं का एक भारतीय देशी रियासतों के शासकों का एक मंच था, जिसे हम कह सकते हैं। इसमें छोटी बड़ी सभी रियासतों के शासक एकत्र होकर के अपने विचार व्यक्त करते थे। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 को हुई थी। जॉर्ज पंचम ने इसमें उद्घाटन भाषण दिया था और इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य ये था कि देशी रियासतों में जो सर्वोच्च सत्ता की सर्वश्रेष्ठता के बारे में जो राय गवर्नर जनरलों की थी या उनके राज्यों से संबंधित जो डिसीजन वाइसराय द्वारा लिए जा रहे थे ब्रिटिश क्राउन के नाम पर, इनसे भारतीय देशी रियासतों में एक प्रकार की व्यग्रता बढ़ रही थी, बेचैनी बढ़ रही थी। तो क्राउन ये चाहता था कि भारत सरकार और देशी रियासतों में मिलकर के अपने हितों और विशेषाधिकारों पर आपस में चर्चा करें ताकि राजाओं की बेचैनी नहीं बढ़े। राजा लोग अंग्रेज सरकार के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थे। जितने सुधार और कानून अंग्रेज सरकार ने लागू किए थे वो देशी रियासतों में राजाओं के साइन से किए गए थे। इच्छाएं अंग्रेज़ों की थी मगर साइन राजाओं के थे, क्योंकि बाकी देशी जनता मानती नहीं थी, मगर राजाओं के आदेशों को आसानी से मान जाती थी। तो इसका सुझाव वैसे तो लॉर्ड लिटन ने सबसे पहले दिया था कि भारतीय शासकों का एक संघ होना चाहिए जो समय समय पर वायसराय को उनके हितों से संबंधित कुछ सुझाव प्रस्तुत करे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार 1919 में लागू किए गए थे उसमें एक नरेंद्र मंडल की स्थापना का प्रावधान किया गया था और इसी के तहत फरवरी 1921 में यह गठित हुआ था। इसके उद्घाटन पर जॉर्ज पंचम या क्राउन का जो संदेश था वो था कि हमारा वायसराय भारतीय रियासतों के प्रदेशों के मामलों में प्रायः और उन मामलों में जो अंग्रेजी भारत के साथ संबंधित हैं अथवा संयुक्त साम्राज्य के मामलों में इनके साथ विचार विमर्श करेगा। इसका किसी रियासत के निजी अथवा उन आंतरिक मामलों से जो मेरी सरकार से सीधे संबंधों के विषय में हैं कोई संबंध नहीं होगा और न ही उनकी अपनी कार्य स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। यानी क्राउन की ओर से वायसराय जो है देशी शासकों से, देशी रियासतों के राजाओं से साम्राज्य के मामलों में विचार विमर्श करेगा। ये इसके लिए नरेंद्र मंडल की स्थापना की। इससे राजाओं को ऐसा लगता था कि सम्राट हमसे भी कुछ पूछ रहा है, क्राउन हमारी भी राय ले रहा है। एक प्रकार से उनके भ्रम की स्थिति शासकों के मन में बनी रहती थी, जिससे उनको लगता था कि हमारा अस्तित्व भी है। पर निश्चित रूप से इस नरेंद्र मंडल का जो मुखिया होता था वो वायसराय होता था और इसका कुलाधिपति जिसे हम कह सकते हैं या चांसलर जिसे हम कह सकते हैं वो भारतीय रियासतों के शासकों में से ही चुना जाता था। यह नरेंद्र मंडल केवल एक सलाहकारी और परामर्शदात्री इकाई थी। इसके जो सुझाव थे वो मानना या नहीं मानना वायसराय के ऊपर निर्भर करते थे। केवल वो सलाह दे सकते थे कि ऐसा होना चाहिए।
इससे दो बातें जो सामने आई थी नरेंद्र मंडल की स्थापना से, एक तो कि भारतीय राजा जो है अपने राज्यों के विषय के मामलों में आपस में बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को सलाह ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, यदि संपूर्ण भारत के लिए किसी भी नीति को निर्धारित किया जाएगा तो उस समय इस नरेंद्र मंडल से या भारतीय शासकों से सलाह ली जाएगी। मगर इसके बाद भी क्राउन की सर्वोच्चता बनी रहेगी। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने 1925 में जब हैदराबाद के निज़ाम ने कहा कि उसे तो बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त है और वो क्राउन के समकक्ष है, बराबर है या उससे मित्रता के अधिकार रखता है, तो हो लॉर्ड रीडिंग ने 1925 में उसे एक पत्र लिखा निज़ाम को और कहा कि निज़ाम के कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं थे और सर्वोच्चता के आधार पर भारत सरकार उसके राज्य के आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप कर सकती है। तो ब्रिटिश सर्वोच्चता को यानी क्राउन की सर्वोच्चता को स्पष्ट कर दिया गया था। नरेंद्र मंडल एक भ्रम में रखने की स्थिति थी कि शायद क्राउन के बराबर उनको अधिकार प्राप्त है, मगर क्राउन के बराबर उनकी स्थिति नहीं थी, उनकी स्थिति केवल एक अधीनस्थ के समान ही थी। रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए 1927 ईस्वी में एक समिति नियुक्त की गई जिसे बटलर समिति कहा जाता है। नरेंद्र मंडल ने देशी रियासतों के शासकों का पक्ष बटलर समिति के समक्ष रखने के लिए इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील लेस्ली स्कॉट को अपनी ओर से नियुक्त किया और कहा कि वो बराबर के आधार पर कंपनी के साथ उनकी संधियां हुई थी और 1858 में विक्टोरिया की घोषणा में भी इस बात की पुष्टि की गई थी कि कंपनी के साथ जो संधियां हुई है राजाओं की, उन्हें बराबर मान सम्मान दिया जाएगा, उनका उचित रूप से पालन किया जाएगा। तो वो क्राउन के बराबर के अधिकार है या क्राउन और उनमें जो संधि के जो अधिकार है बराबर के हैं। मगर बटलर समिति ने स्पष्ट कर दिया था कि सर्वश्रेष्ठता जो है वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही रहनी चाहिए और उससे बदलती हुई परिस्थितियों में अनुसार अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। रियासतें, इसमें कोई दोहराई नहीं कि क्राउन के साथ संधियों द्वारा बंधी हुई है और क्राउन और देशी रियासतों के संबंधों में बिना राजाओं की स्वीकृति के कोई परिवर्तन, सहमति के कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और वायसराय को देशी रियासतों के साथ व्यवहार करते समय क्राउन का प्रतिनिधि होना चाहिए, न कि वो गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करे या परिषद के रूप में कार्य करे। यानी एक प्रकार से बटलर समिति ने गोलमाल रिपोर्ट दी। उसने सर्वश्रेष्ठता की परिभाषा स्पष्ट नहीं की, मगर इसमें क्राउन के विशेषाधिकारों को माना गया कि क्राउन सर्वश्रेष्ठ है और निश्चित रूप से राजा और क्राउन जो है संधियों के द्वारा बंधे हुए तो हैं, मगर क्राउन की जो सर्वोच्चता है या सर्वश्रेष्ठता है उसमें किसी की प्रकार की कोई कमी नहीं है और वो सब राजाओं से ऊपर है। तो ये थी अधीनस्थ संघ की नीति जो 1935 तक चली। इसके बाद बराबर के संघ की नीति 1945 से 1947 तक एक दिखावे के रूप में थी। यह एक फ़ोटो मैंने नेट से डाउनलोड किया है जो 1941 में नरेंद्र मंडल की एक बैठक हुई थी जिसे वायसराय संबोधित कर रहे हैं। ऊपर वैसे सन थोड़ा गलत दिया है, ये 1941 नहीं है, ये यहाँ 1947 पढ़ा जाना चाहिए, थोड़ा गलत छप गया है। तो ये 1947 में नरेंद्र मंडल की एक बैठक हुई थी क्योंकि उस लॉर्ड माउंटबेटन उसी समय गवर्नर मार्च में बन करके आए थे 1947 में। तो सन थोड़ा देख लीजिए, मेरे से भी थोड़ी ध्यान नहीं रहा, मेरे इस फोटो को देखना मुझे ध्यान आया कि यहाँ सन गलत है, 1947 इसमें होना चाहिए। तो बराबर की संघ की नीति के तहत जब गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाए गए 1930, 31 और 32 में ब्रिटिश सरकार ने तो उस गोलमेज सम्मेलनों में जो राजनीतिक विषयों पर जो चर्चा की जानी थी उसमें भारतीय शासकों को भी आमंत्रित किया गया और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इसमें विशेष रूप से और भी कई शासकों ने इस दौरान इसमें भाग लिया। तो गोलमेज सम्मेलन में देशी राजाओं से भी विचार विमर्श किया गया। इसके बाद 1935 के अधिनियम में जो एक संघ का प्रावधान किया गया कि देशी राज्यों को और भारतीय अंग्रेजी प्रदेशों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा और उस संघ के दो सदन होंगे, जिसमें एक संघीय विधानसभा होगी जिसमें 375 सदस्य होंगे और 375 सदस्यों में से 125 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाएंगे और राज्य विधानसभा के 260 में से 104 स्थान देशी रियासतों को दिए जाएंगे। और मगर इसके साथ एक शर्त लगा दी गई, ये संघ केवल तभी अस्तित्व में आएगा
तो कम से कम आधी जनसंख्या और परिषद में आधे स्थानों वाली रियासतें संघ में सम्मिलित होने की हामी भर दे। यानी एक प्रकार से रियासतों को वीटो पावर दिया गया इस 1935 के अधिनियम द्वारा। उनके साथ एक दिखावा किया गया बराबरी का। इस संबंध में ली वार्नर ने स्पष्ट किया था कि एक ऐसे वातावरण में जहां जनसंख्या का एक बड़ा भाग अंग्रेजों से संबंध विच्छेद करने का आग्रह करता हो, रियासतें अंग्रेजों की मित्र रहेगी। नीचे के सदन में 33% और उच्च सदन में 40% स्थान इनके होंगे और ऐसी अवस्था में कांग्रेस अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकेगी। देखिए कितनी बड़ी कूटनीति ली वार्नर ने स्पष्ट कर दी है अपने शब्दों के द्वारा कि राजाओं को क्यों तवज्जो दी गई या उन्हें संघीय संसद में विधानमंडल राज्य परिषद में क्यों, कि उस समय कांग्रेस की शक्ति काफ़ी बढ़ रही थी और भारतीय जनता कांग्रेस की बहुत बड़ी सपोर्टर थी उस समय थी। और कांग्रेस के आंदोलन में लाखों करोड़ों भारतीय जुड़ कर के ब्रिटिश सत्ता के लिए समस्याएं पैदा कर रहे थे। तो उस समय ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये देशी राजा जो है उनके लिए हितकारी रहेंगे और कांग्रेस के की बहाड़ को रोकने का कार्य करेंगे। इसलिए एक दिन झुंझुना थमा दिया गया कि जब तक तुम स्वीकृति नहीं दोगे तब तक संघ भी नहीं बनाया जाएगा। देशी राजाओं ने कभी स्वीकृति दी नहीं और ये संघ कभी अस्तित्व में आया ही नहीं। 1937 के चुनाव में अंग्रेजी प्रांतों में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली और फिर 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों में भी, देशी रियासतों में भी जो उत्तरदायी शासन की स्थापना के जो आंदोलन चल रहे थे उनको उसने अपना समर्थन दिया। तो अब यदि पूर्ण उत्तरदायी शासन यदि रियासतों में भी स्थापित हो जाता है और नागरिक स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चल रहे थे वो यदि सफल हो जाते थे तो राजाओं का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता। तो ऐसी कंडीशन में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने इन आंदोलनों को, उत्तरदायी शासन में जो आंदोलन चल रहे थे उनको दबाया, कांग्रेस की आवाज़ को भी अनसुनी की और ब्रिटिश सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके ये देशी राज्य एक प्रकार से चले। इसी मध्य द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया और ब्रिटेन ने बिना कांग्रेस की राय लिए, बिना देशी शासकों को पूछे भारत को ब्रिटेन की ओर से द्वितीय महायुद्ध में सम्मिलित कर लिया। क्योंकि पहले ही स्पष्ट था कि सर्वोच्च सत्ता जो है इन देशी रियासतों की संधि और युद्ध में शामिल होने की जो बात है वो सर्वोच्च सत्ता तय करेगी, नहीं कि देशी राजा तय करेंगे। अब सम्मिलित तो कर दिया, अब देशी राजाओं ने तो अंग्रेज़ों का साथ दिया, मगर कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि बिना भारतीय जनता से पूछे कैसे ब्रिटेन भारत को उसकी ओर से द्वितीय महायुद्ध में धकेल सकता है। तो भारतीय लोगों को एक प्रकार से भुलावे में रखने के लिए या उन्हें एक अधिकारों का झुंझुना पकड़ाने की दृष्टि से इस दौरान 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया और उसने भी ये कहा कि जब द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीयों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे और देशी राजाओं को भी अपने मामले में कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। फिर वेवेल योजना भी यही बात थी। कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन, और इन सब के द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि यदि भारत को आज़ाद किया जाता है या अंग्रेज भारत छोड़ते हैं तो उस स्थिति में भारतीय रियासतों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता जो है या सर्वसत्ता जो है वो समाप्त हो जाएगी। 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी, मगर उसने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि भारत के स्वतंत्र होने पर जो देशी रियासतें थी उनमें ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी, वो अपने मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना में भी इसी बात को स्पष्ट किया गया। अब ऐसी कंडीशन में जब भारत स्वतंत्र होने वाला था तो देशी रियासतों को या राजाओं को ऐसा लगा कि अब वो अपना स्वतंत्र, क्योंकि ब्रिटिश सर्वसत्ता तो समाप्त हो जाएगी, तो अब वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। कुछ रियासतें तो चाहती थी कि उन्हें अंग्रेजों के जाने के बाद उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार या एक स्वतंत्र देश की हैसियत, स्वतंत्र राज्य की हैसियत जो उन्हें पहले प्राप्त थी वो प्राप्त हो, मगर माउंटबेटन ने इस अधिकार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रख सकती, उन्हें भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में मिलना ही होगा। और ब्रिटिश सरकार जो है भारत और पाकिस्तान के अलावा किसी भी तीसरी इकाई को किसी एक रियासत या रियासतों के संघ के रूप में मान्यता नहीं देगी। और उसने ये भी स्पष्ट किया
जैसे ही भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो ब्रिटिश सर्वोच्चता जो है वो देशी रियासतों पर से समाप्त हो जाएगी। तो इस एटली और माउंटबेटन की घोषणा से रियासतों में एक प्रकार से हम कहें खलबली सी मच गई। वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती सी नजर आई। अंतरिम सरकार या राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासती विभाग का सचिव बनाया गया, प्रमुख बनाया गया, तो उन्होंने भारतीय राजाओं की देशभक्ति को एक प्रकार से उजागर किया, उनसे आग्रह किया, उनको जगाया कि वह अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत सरकार को सौंप दे और भारतीय संघ में सम्मिलित हो जाए। तो 15 अगस्त 1947 तक काफ़ी सारी रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई थी। कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को, जूनागढ़ और हैदराबाद ने 1948 में इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कुछ रियासतें पाकिस्तान में भी मिल गई। जूनागढ़ और हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई भी करनी पड़ी और बाकी रियासतें पर कहें सरदार पटेल की कूटनीति या उनकी एक प्रकार से प्रेरणा से भारतीय संघ में सम्मिलित हुई और इस प्रकार इन पर से ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता समाप्त हुई और रियासतों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। जय हिंद।